हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल राम क्लासेस फॉर बीएड में स्वागत है। तो दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है सार्जेंट रिपोर्ट। ठीक है, 1944। तो आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे इसके सर जॉन सार्जेंट। ठीक है, रिपोर्ट कब दी थी? 1944 में। यह रिपोर्ट 12 अध्यायों में विभाजित है। तो इससे पहले हम ये बता दें आखिर सार्जेंट योजना कैसे बनी। ठीक है, तो दोस्तों, एक कमेटी थी जिसका नाम था केंद्रीय शिक्षा मंत्रिमंडल। ठीक है, जो एक लोगों का मंडल हुआ करता था या ग्रुप हुआ करता था। तो इस ग्रुप ने सोचा क्यों ना शिक्षा के इस ग्रुप ने सोचा क्यों ना शिक्षा के बारे में हमें थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि शिक्षा की जो व्यवस्था है वह बहुत कमज़ोर होती जा रही है। काफ़ी दिनों से शिक्षा में जो गिरावट होती जा रही है ये बहुत ख़राब है। तो देश के लिए क्यों ना इसकी व्यवस्था को सुधारा जाए। तो उस समय के जो तत्कालीन शिक्षा सलाहकार थे जिनका नाम था सर जॉन सार्जेंट। तो सर जॉन सार्जेंट के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई, और इस कमेटी के साथ एक मीटिंग हुई। तो फाइनली कमेटी ने कहा कि भारत में एक राष्ट्रीय शिक्षा योजना तैयार करने की ज़रूरत है। तो ये राष्ट्रीय योजना तैयार की गई थी और इसमें कुछ बातें कही गई थी, तो वो भी समझेंगे। ठीक है, तो ये क्या अध्यक्ष कौन थे इसके? सर जॉन सार्जेंट। ठीक है, रिपोर्ट कब दी थी? 1944 में। यह रिपोर्ट कितने अध्यायों में विभाजित है? 12 अध्यायों में विभाजित है। ठीक है, इसका प्रमुख कार्य क्या है? प्रमुख कार्य है देश की प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा तक की स्थिति का गहराई से अध्ययन करना। मतलब देश की जो प्राथमिक शिक्षा है और उच्च शिक्षा, उसका क्या है, उसका स्थिति का जो है गहराई से अध्ययन करना। ठीक है, दूसरा है अब तक के शिक्षा के लिए बनाई गई समितियों के सुझाव का कितना कार्य हुआ है और उसकी जांच करना। मतलब जो अब तक की समितियां बनाई गई हैं, गठित की गई हैं, तो उनका कितना कार्य हुआ है, कितना नहीं हुआ है, उसका क्या है, उसकी जांच करना है। ठीक है, और तीसरा जो है वो देश में स्त्री शिक्षा, जन शिक्षा, प्रौद्योगिकी शिक्षा, शिक्षक शिक्षा की स्थिति कैसी है। ठीक है, और जो चौथा है वो है भारतीय शिक्षा की गुणात्मक विकास का संख्यात्मक विकास पर क्या प्रभाव पड़ा है। ठीक है, तो ये इसके कार्य हैं। फिर इसकी सिफारिशें क्या थी? सार्जेंट रिपोर्ट की सिफारिशें पहली थी प्रारंभिक शिक्षा संबंधी सिफारिशें। ठीक है, तो इन्होंने क्या दी इसमें? प्रारंभिक शिक्षा संबंधी सिफारिशें। तो इसमें पहला था प्रारंभिक शिक्षा के लिए नर्सरी स्कूलों की स्थापना की जाए। जो प्रारंभिक शिक्षा के लिए कहा है कि नर्सरी स्कूल है उनकी स्थापना की जाए। ठीक है, दूसरा बताया कि प्रारंभिक शिक्षा कैसी हो, निःशुल्क होनी चाहिए। ठीक है, और जो तीसरा सुझाव था वो था प्रारंभिक शिक्षा 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के सभी बालकों के लिए होनी चाहिए। मतलब जो 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बालक हैं उन सबके लिए प्रारंभिक शिक्षा होनी चाहिए। और चौथा है वो है प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था उत्तम की जाए। ठीक है, और पांचवा है वो है नर्सरी स्कूलों में केवल महिला अध्यापकों को ही नियुक्त की जाए। जो नर्सरी स्कूल हैं उसमें केवल महिला अध्यापकों की ही नियुक्त की जाए। फिर प्राथमिक शिक्षा संबंधी सिफारिशें। तो प्राथमिक शिक्षा संबंधी क्या सिफारिशें दी? इसमें बताया मतलब 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए। मतलब 6 से जो 14 वर्ष के जो है आयु वर्ग के जो है बालक हैं उनके लिए क्या, निःशुल्क और अनिवार्य, ठीक है, अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए। और जो दूसरा बताया वो बताया बेसिक शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा को 2 भागों में बांट दिया जाए। जो बेसिक शिक्षा है, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा, उसको कितने 2 भागों में बांट दिया जाए। पहला है जूनियर बेसिक। ठीक है, उसमें क्या, कक्षा 1 से 5 तक। ठीक है, दूसरा है सीनियर बेसिक। तो सीनियर बेसिक में कौन से आएंगे? कक्षा 6 से 8 तक के। ठीक है, तो ये था। फिर तीसरा आता है शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। मतलब जो शिक्षा का माध्यम है, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए? मातृभाषा होनी चाहिए। ठीक है, फिर शिक्षा में अपव्यय को रोका जाए। तो अपव्यय क्या होता है? अपव्यय को रोका जाए। इससे पहले जब मैंने हार्टेंग समिति पढ़ाई थी, ठीक है, तो उसमें भी बताया था एक आता है अपव्यय, एक होता है अवरोधन। ठीक है, अपव्यय क्या होता है? अपव्यय ये होता है मतलब प्राथमिक शिक्षा समाप्त होने से पूर्व बालक का विद्यालय से हट जाना, तो वो क्या कहलाता है? अपव्यय कहलाता है। ठीक है, एक होता है अवरोधन। अवरोधन क्या होता है? मतलब बच्चे का एक कक्षा में 1 वर्ष से अधिक रहना, वो अपव्यय होता है, मतलब अवरोधन होता है। तो यहाँ पे क्या बताया गया? अपव्यय है उसको रोका जाए। मतलब जो प्राथमिक शिक्षा समाप्त होने से पूर्व जो बालक का विद्यालय से हट जाना, तो कई समस्याएं होती हैं, तो उसको रोका जाए। ठीक है, फिर पांचवा है प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए अटेंडेंस ऑफिसर की नियुक्ति की जाए। मतलब जो प्राथमिक शिक्षा है उसको अनिवार्य बनाने के लिए क्या है कि अटेंडेंस ऑफिसर की नियुक्ति की जाए। ठीक है, फिर हाई स्कूल शिक्षा संबंधी सिफारिशें। तो हाई स्कूल शिक्षा संबंधी क्या सिफारिशें थी? इसमें पहला है गरीब छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जाए। मतलब जो गरीब छात्र हैं उनके लिए क्या है कि स्कॉलरशिप की व्यवस्था की जाए। ठीक है, दूसरा है वो शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो और अंग्रेजी की शिक्षा विषय के रूप में दी जाए। मतलब शिक्षा का माध्यम जो क्या हो, मातृभाषा होनी चाहिए, लेकिन अंग्रेजी की शिक्षा किसमें? विषय के रूप में दी जाए। ठीक है,
और फिर तीसरा आता है हाई स्कूल में प्रवेश लेने की आयु कम से कम 11 वर्ष हो। मतलब जब हाई स्कूल में मतलब बच्चा प्रवेश लेता है तो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 11 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। दो प्रकार के हाई स्कूल की व्यवस्था की जाए, पहले कौन सा था, साहित्यिक हाई स्कूल, और दूसरा तकनीकी हाई स्कूल, ठीक है। फिर आता है हाई स्कूल में दाखिला उन्हीं छात्रों को दिया जाए जो इसे लेने में रुचि रखते हों, ठीक है। तो ये थी हाई स्कूल शिक्षा संबंधी सिफारिशें। फिर आता है विश्वविद्यालय शिक्षा संबंधी सिफारिशें। तो विश्वविद्यालय शिक्षा संबंधी सिफारिशें क्या थी, इसमें जो पहला था वो था स्नातक पाठ्यक्रम की अवधि 3 वर्ष की जाए। मतलब जो ग्रेजुएशन है, ठीक है, उनकी पाठ्यक्रम की अवधि कितनी, 3 वर्ष कर दी जाए, ठीक है। तो ये विश्वविद्यालय शिक्षा संबंधी सिफारिशें। दूसरी सिफारिश क्या थी, प्रवेश के लिए नियम कठोर बनाए जाए जिससे माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र 15 छात्रों में से केवल एक छात्र ही उच्च शिक्षा में प्रवेश ले सके। मतलब जो प्रवेश का नियम है वो कठोर मतलब बनाया जाए, ठीक है, जिससे बहुत कम बच्चे उसमें जा सकें। फिर तीसरा आता है विश्वविद्यालयों के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए योग्य प्राध्यापकों की नियुक्ति की जाए। मतलब अध्यापक ऐसे होने चाहिए, योग्य प्राध्यापकों की नियुक्ति की जाए विश्वविद्यालय के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए। फिर चौथा आता है गरीब छात्रों को आर्थिक सहायता दी जाए, ठीक है, और छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की जाए। और फिर पांचवा आता है शिक्षक शिक्षार्थी संबंध मधुर बनाए रखने के लिए ट्यूटोरियल सिस्टम की व्यवस्था की जाए। तो ये थे विश्वविद्यालय शिक्षा संबंधी सिफारिशें। इसके बाद आता है तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा संबंधी सिफारिशें, ठीक है। तो ये क्या था, तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा संबंधी सिफारिशें। इसमें जो था मतलब समिति ने तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा के लिए 2 प्रकार की संस्थाओं की स्थापना का सुझाव दिया था, जिसमें पहला था मतलब फुल टाइम, ठीक है, मतलब पूर्णकालीन, ठीक है, और दूसरा था मतलब पार्ट टाइम, ठीक है, पूर्वकालीन शिक्षा मतलब जो थी, ठीक है, मतलब फुल टाइम। तो उसमें जो सुझाव दिया था, मतलब जो लोग व्यवसाय करना चाहते हैं वो उनके लिए व्यवसाय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आता है दूसरा प्रौढ़ शिक्षा संबंधी सिफारिशें। तो इसमें क्या था, मतलब प्रौढ़ शिक्षा की अवधि कम से कम 1 वर्ष हो, ठीक है, ये बात बोली थी। फिर जो दूसरी थी वो प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था में राज्य सरकारें भी हर संभव मदद करें, ठीक है, जो राज्य सरकार है वो भी मदद करें। फिर हर प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में जो है 25 से अधिक शिक्षार्थी ना हो, ठीक है। और जो प्रौढ़ शिक्षा था उसको रुचिकर बनाने के लिए जैसे दृश्य श्रव्य जो है साधन होते हैं उनका भी प्रयोग किया जाना चाहिए, जैसे रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, चलचित्र हो गया, ग्रामोफोन हो गया, तो इन सब का इसमें प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। और पुस्तकालय और वाचनालय की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। तो ये था। फिर आता है अध्यापकों के प्रशिक्षण संबंधी सिफारिशें। तो इसमें क्या है, तो इसमें बताया गया संबंधित सिफारिशें, हाँ, कि रिफ्रेशर कोर्स की व्यवस्था की जाए शिक्षकों के लिए, ठीक है, और शिक्षक की तरह आकर्षित करने के लिए अध्यापकों का वेतन बढ़ाया जाए, ठीक है। तो ये सभी बातें थी इसमें। फिर आता है शिक्षार्थी के संबंध में सिफारिशें। तो शिक्षार्थियों के संबंध में क्या सिफारिशें थे, मतलब जो सभी विद्यालयों हैं उसमें जो है स्वास्थ्य शिक्षा दी जाए, ठीक है, विद्यालयों में दोपहर के भोजन की भी व्यवस्था की जाए, विद्यालयों में वातावरण स्वच्छ हो, ठीक है, जो छात्र शारीरिक रूप से कमज़ोर हों उन पर विशेष ध्यान दिया जाए। तो ये सब है, विकलांग छात्रों के लिए विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना की जाए। तो ये सभी थी शिक्षा के संबंध में सिफारिशें। फिर आता है सार्जेंट रिपोर्ट, ठीक है, 1944 का मूल्यांकन में क्या गुण और दोष। तो गुण में क्या है इसके गुण, तो इसके गुण क्या क्या थे, इसका गुण था मतलब इस रिपोर्ट में शिक्षा के सभी स्तरों के संबंध में उचित सुझाव दिए गए थे, ठीक है। तो इस रिपोर्ट में प्रौढ़ शिक्षा के महत्व को समझते हुए उसकी व्यवस्था की योजना प्रस्तुत की गई, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था, शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए अलग अलग प्रशिक्षण विद्यालयों की योजना प्रस्तुत की गई थी, ठीक है। तो उच्च शिक्षा के विषय में व्यापक योजना प्रस्तुत की गई। तो और शिक्षा व्यवस्था की पूरी योजना मतलब व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा के विषय में उसमें भी उसकी भी योजना प्रस्तुत की गई थी, ठीक है। शैक्षिक अवसरों की समानता पर बल दिया गया था। तो ये सब गुण में आ जाते हैं। फिर आता है इसके दोष, ठीक है, सार्जेंट रिपोर्ट जो थी इसके जो है गुण मतलब दोष। तो दोष में क्या थी, मतलब इस रिपोर्ट में संपूर्ण देश में मतलब लगभग 333 करोड़ रुपए की धनराशि के खर्च में का अनुमान लगाया था, ठीक है। भारत जैसे गरीब देश में इतनी बड़ी धनराशि व्यय करना इसके लिए असंभव था। और कई बातें थी, जैसे सभी प्रकार की सिफारिशों में 40 वर्षों से के अंदर कार्यान्वित करने का सुझाव दिया गया। 40 वर्ष का समय बहुत दीर्घ होता है, ये तो पता है, जिस कारण यह योजना सफल नहीं हो सकी। तो ये सब थे। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा।
तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में। और हाँ, इसकी जो पीडीएफ है तो पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, ठीक है। आप वहाँ से ले सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम की लिंक भी नीचे दी गई। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।